हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें रीतिकाल से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। क्लास के अंत में कुछ वन लाइनर भी देखेंगे किसी दूसरे टॉपिक से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प कौन सा है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प कौन सा है। तो कर्णाभरण याकूब खान इनकी रचना नहीं है, बल्कि किनकी रचना है, तो करनेस कवि। ठीक है, कर्णाभरण करनेस कवि की रचना है। रतन हजारा कुलपति की रचना न होकर के किनकी रचना है, तो रसनिधि की रचना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है, ये सही है। रस रहस्य मतीराम की रचना न होकर के किनकी रचना है, तो कुलपति मिश्र की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। आगे बढ़ेंगे। देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य। देव एक रसवादी आचार्य माने जाते हैं। ये इटावा के निवासी थे। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या रहा, तो देवदत्त। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं बता रही हूँ, जैसे भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर इत्यादि। ठीक है, भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ये ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष है और कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किस कवि के लिए कहा है। ये ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किस कवि के लिए कहा है, तो बेनी प्रवीण के लिए कहा है। आचार्य शुक्ल ने यह कथन बेनी प्रवीण के लिए कहा है। बेनी प्रवीण की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं इससे पहले की क्लास में, जैसे श्रृंगार भूषण। ठीक है, श्रृंगार भूषण, नवरस, इसके अलावा नाना राव प्रकाश। ठीक है, श्रृंगार भूषण, नवरस, इसके अलावा नाना राव प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला हमें सुमेलित करना है। भाषा भूषण किनकी रचना है, तो भाषा भूषण हो गया आपका जसवंत सिंह की रचना। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह। ललित ललाम किनकी रचना है, तो मतीराम की रचना है। ललित ललाम मतीराम की रचना है। काव्य निर्णय किनकी रचना है, काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। जगत विनोद किनकी रचना है, तो पद्माकर की रचना है। जगत विनोद पद्माकर की रचना है। ठीक है, तो ये सही हो गया। भाषा भूषण हो गया आपका जसवंत सिंह। ललित ललाम हो गया मतीराम, ललित ललाम मतीराम। काव्य निर्णय हो गया भिखारी दास। जगत विनोद हो गया पद्माकर जी का। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है, तो भूषण को। ठीक है, भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। भूषण की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मैंने यहाँ पे, जैसे कि मैं लिख देती थी ना, तो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इससे पहले की क्लास में काफ़ी बार लिख कर मैं बता चुकी हूँ, तो बस ऐसे ही बोल दे रही हूँ ताकि आप लोग सुन लें। जैसे शिवराज भूषण शिवा बावनी छत्रसाल दशक। ठीक है, शिवराज भूषण शिवा बावनी छत्रसाल दशक, ये भूषण की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है, तो रसमंजरी नामक रचना देव की नहीं है। ठीक है, रसमंजरी रचना देव की नहीं है। यह किनकी रचना है, तो भक्तिकालीन अष्टछाप के कवि नंददास की रचना है। रसमंजरी भक्तिकालीन अष्टछाप के कवि नंददास की रचना है। नंददास की कुछ अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। अनिकार्थ मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, सिद्धांत मंजरी, रास पंचाध्याय, ये सभी रचनाएं किनकी है, तो अष्टछाप कवि नंददास की रचनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को जीवन काल के सही आरोही क्रम में हमें लगाना है। ठीक है, तो इनका हम देख लेते हैं। पहले जन्म काल क्या रहा, इनका समय क्या रहा, तो भूषण का समय रहता है। भूषण का समय रहा आपका 1613 ईस्वी। भूषण का समय क्या रहा, 1613 ईस्वी। भूषण का समय रहा 1613 ईस्वी।
मतीराम का समय रहा 1617 ईस्वी। मतीराम का समय क्या रहा? 1617 ईस्वी। बिहारी का समय क्या रहा? 1595 ईस्वी। बिहारी का समय रहा 1595 ईस्वी। बिहारी का समय रहा 1595 ईस्वी। देव का समय क्या रहा? तो 1673 ईस्वी। देव का समय रहा 1673 ईस्वी। तो इसका क्रम किस प्रकार हो जाएगा? सबसे पहले बिहारी आ जाएंगे 1595 ईस्वी। सबसे पहले बिहारी 1595 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद कौन आ जाएंगे? भूषण 1613 ईस्वी। भूषण 1613 ईस्वी। उसके बाद आ जाएंगे आपके मतीराम 1617 ईस्वी। मतीराम 1617 ईस्वी। मतीराम 1617 ईस्वी। उसके बाद कौन आ जाएंगे? देव 1673 ईस्वी। देव 1673 ईस्वी। तो ये इसका सही क्रम हुआ। ठीक है, ये इसका सही क्रम है, सही आरोही क्रम है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो रीतिबद्ध। केशवदास को रीतिबद्ध कवियों में रखना, यहाँ पे 2 बार रीति सिद्ध हो गया है, यहाँ पे रीतिबद्ध हो जाएगा। ठीक है, केशवदास को रीतिबद्ध कवियों में रखना समीचीन है। केशवदास को रीतिबद्ध कवियों में रखना समीचीन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतीराम रस रहस्य, भूषण अंग दर्पण, रसलीन शिवा बावनी। तो काव्य प्रकाश जो है यह चिंतामणि की रचना है। काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है, यह वाला जोड़ा सही है। रस रहस्य किन की रचना है? मतीराम की रचना ना होकर के ये कुलपति मिश्र की रचना है। अंग दर्पण किन की रचना है? तो अंग दर्पण रसलीन की रचना है। अंग दर्पण रसलीन की रचना है, न कि भूषण की। शिवा बावनी किन की रचना है? तो भूषण की रचना है। शिवा बावनी भूषण की रचना है। आगे बढ़ेंगे। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने किया है। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया है? तो बिहारी ने किया है। बिहारी रीतिसिद्ध कवि रहे। ये हिंदी के प्रधान आचार्य माने जाते हैं और इसका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। यह कथन किनका है? ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका, यहाँ पे हो जाएगा इनका। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा न हो जाएगा यहाँ पे स के जगह पे। और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा। यह कथन किनका? यह यहाँ पे, अच्छा, प्रश्न यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। प्रश्न यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल के उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही जा रही है? यह जो कथन है, यह कथन किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसके विषय में कहा है? तो महाराज जसवंत सिंह के विषय में कहा है। महाराज जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। ठीक है, महाराज जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण और यह कथन उन्हीं के विषय में कहा गया है। अगला प्रश्न है, अगला सुमेलित करना है हमें काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश किनकी रचना है? काव्य प्रकाश किनकी रचना है? तो चिंतामणि की रचना है। काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है। रसराज किनकी रचना है? तो मतीराम की रचना है। रसराज मतीराम की रचना है। रसराज मतीराम की रचना है। रस विलास किनकी रचना है? तो देव की रचना है। रस विलास देव की रचना है। रस सारांश किनकी रचना है? तो भिखारी दास की रचना है। रस सारांश भिखारी दास की रचना है। ठीक है, काव्य प्रकाश हो गया आपका चिंतामणि, रसराज हो गया मतीराम, रस विलास हो गया देव, रस सारांश हो गया भिखारी दास। आगे बढ़ेंगे। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो कवि प्रिया। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है कवि प्रिया। विज्ञान गीता प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। विज्ञान गीता प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। ठीक है। रतन बावनी डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। रतन बावनी डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। रसिक प्रिया एक रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार का वर्णन है। रसिक प्रिया एक रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार का वर्णन है। आगे बढ़ेंगे। ये सभी रचनाएं किनकी है? विज्ञान गीता, रतन बावनी, रसिक प्रिया तो केशवदास की ही है। ठीक है। विज्ञान गीता प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। रतन बावनी डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। रसिक प्रिया एक रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार का वर्णन है।
आगे बढ़ेंगे। निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की? फूल मंजरी कृति की रचना किसने की? फूल मंजरी कृति की रचना की मतीराम ने। फूल मंजरी कृति की रचना की मतीराम ने। इसमें 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन किया गया है। ये चिंतामणि के सगे भाई हैं, ठीक है। मतीराम चिंतामणि के सगे भाई है। इसके अलावा फूल मंजरी में 60 दोहों में, फूल मंजरी नामक रचना में 60 दोहों में किसी एक ही फूल का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कवित रत्नाकर में कितने अध्याय है? कवित रत्नाकर में कितने अध्याय है? तो 5 अध्याय है और इन अध्यायों को अतरंग कहा गया है, ठीक है। कवित रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है। इसमें 5 अध्याय है, 5 शीर्षक या फिर कहें तो 5 अध्याय हैं जिन्हें तरंग की संज्ञा दी गई है। याद रखिएगा जी, ठीक है। इसमें जो 5 अध्याय है ना, उन्हें तरंग की संज्ञा दी गई है। इसमें 394 छंद में राम कथा का वर्णन किया गया है। कवित रत्नाकर नामक ग्रंथ में, जो कि सेनापति की है, इसमें 394 छंद में राम कथा का वर्णन किया गया है। रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? तो गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु के पिता थे। गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु के पिता थे। इनकी 2 प्रमुख कृतियाँ भारती भूषण और छंदो वर्णन। अच्छा, इसे छोड़ दीजिए, ये वाला आप याद रखिए, ये वाला, ठीक है। भारती भूषण किनकी रचना है? तो गोपाल चंद्र गिरधर दास, जो कि भारतेंदु के क्या रहे? पिता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका या भाषा भूषण? तो इनमें से केशव का ग्रंथ नहीं है भाषा भूषण। भाषा भूषण किनकी रचना है? तो जसवंत सिंह की रचना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है, जबकि रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, ये सभी रचनाएं केशव की रही। सिद्धांत बोध, आनंद विलास, भाषा भूषण, इन ग्रंथों के रचयिता कौन रहे? तो महाराजा जसवंत सिंह, ठीक है। सिद्धांत बोध, आनंद विलास, भाषा भूषण, जो कि हमने अभी देखा भाषा भूषण को इसके पहले वाले जो प्रश्न था, इससे संबंधित प्रश्न में। भाषा भूषण के साथ साथ आनंद विलास और सिद्धांत बोध किनकी रचना है? जसवंत सिंह की। आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को क्या कहा है? तो छंदों का अजायब घर कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को क्या कहा है? तो छंदों का अजायब घर कहा है। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है। यह कथन किनका है? स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है। यह कथन रहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। यह कथन रहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया। इसमें कुल कितने छंद है? तो 502 छंद है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। आचार्यत्व प्रदर्शन, अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह, नारी के आदर्श रूप का चित्रण, नखशिख वर्णन। तो रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। नारी के आदर्श रूप का चित्रण, ये रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है। ये रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। बाकी तीनों यहाँ पे रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों में। अगला प्रश्न है, रसलीन का मूल नाम क्या रहा? रसलीन का मूल नाम क्या रहा? तो सैयद गुलाम नबी। रसलीन का मूल नाम रहा सैयद गुलाम नबी। ये रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं, ठीक है। रसलीन रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। इनकी रचनाएं रही अंग दर्पण, रस प्रबोध। रसलीन की रचनाएं कौन सी रही? अंग दर्पण, रस प्रबोध, ये रसलीन की रचनाएं रही। बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया? तो दोहा छंद को। बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद को अपनाया। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है बिहारी दोहों का बादशाह है, ठीक है। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने क्या कहा है कि बिहारी दोहों के बादशाह है। केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? तो ओरछा के नरेश इंद्रजीत सिंह के आश्रय में थे। केशवदास ओरछा के नरेश इंद्रजीत सिंह के आश्रय में थे।
ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रत्न बावनी। अगला प्रश्न है, नाही नाही को थोरी मांगे, नाही नाही को थोरी मांगे, सब देन कहे। नाही नाही को थोरी मांगे, सब देन कहे, किस कवि की पंक्ति है यह? तो सेनापति की पंक्ति है। यह सेनापति की पंक्ति है। सेनापति के दो ग्रंथों की बात की जाती है, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, सेनापति के खासकर दो ग्रंथों की बात की जाती है, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। अगला प्रश्न है, पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा माना जाता है? पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ प्रबोध पचासा को माना जाता है। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन रहा? प्रबोध पचासा। भूमिजा किन की रचना है? भूमिजा किन की रचना है? तो नागार्जुन की रचना है। गीतावली हो गया आपका तुलसीदास की रचना। नल दमयंती किन की रचना है? राजा रवि वर्मा। आगे बढ़ेंगे, यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भीजियो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति ना माने। चाह के रंग में भीजियो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति ना माने, यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? तो यह पंक्ति घनानंद की प्रशस्ति में कही गई है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में कहा है, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल घनानंद के विषय में क्या कहते हैं कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था विज्ञान गीता। केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, नाम क्या रखा? विज्ञान गीता। आगे बढ़ेंगे, बाकी सभी जो रचनाएं हैं ना, ये भी आपके केशवदास के ही है। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का छंदोबद्ध हिंदी अनुवाद है। विज्ञान गीता जो रचना है, जो केशवदास का एक आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है, इसे यह कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का छंदोबद्ध हिंदी अनुवाद है। चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो चिंतामणि रीतिकाल के कवि थे। चिंतामणि रीतिकाल के कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि रसवादी आचार्य थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्ण चरित्र, काव्य प्रकाश इत्यादि। ठीक है, रसविलास, इसके अलावा श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्ण चरित्र तथा काव्य प्रकाश, ये चिंतामणि त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं रहीं। आगे बढ़ेंगे, हित तरंगिनी किसकी रचना है? हित तरंगिनी किसकी रचना है? तो कृपाराम की रचना है। हित तरंगिनी कृपाराम की रचना है। रचना काल की दृष्टि से कृपाराम रीतिकाव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। रचना काल की दृष्टि से कृपाराम रीतिकाव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। रचना काल की दृष्टि से हित तरंगिनी ब्रजभाषा में रचित हिंदी सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। हित तरंगिनी जो कि कृपाराम की रचना है, यह ब्रजभाषा में रचित हिंदी सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। याद रखिएगा, हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया? हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया? तो पद्माकर ने। हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया? पद्माकर ने। निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? तो बिहारी लाल ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। बिहारी लाल ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। अब कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। बिहारी लाल की एकमात्र रचना है जिस रचना के आधार पर इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। कौन सी रचना है वो? तो बिहारी सतसई। इसमें कुल 719 दोहे हैं। ठीक है, इसमें कुल 719 दोहे बताए गए हैं, परंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार 713 दोहे हैं। यानी कि कुल जैसे 719 दोहे इसमें बिहारी सतसई में माना गया है, परंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कितने दोहे माने हैं? तो 713 दोहे माने हैं। ठीक है, 713 दोहे माने हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। आगे बढ़ते हैं, कुछ वन लाइनर देख लेते हैं।
त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हैं खड़ी बोली और अवधी भाषा में। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं किस भाषा में है तो खड़ी बोली और अवधी में। धरती अमोला, जीने की कला, अर्घान, उस जनपद का कवि हूँ, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, तुम्हें सौंपता हूँ, काव्य रचनाएं किनकी है तो त्रिलोचन की है। धरती अमोला, जीने की कला, अर्घान, उस जनपद का कवि हूँ, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, तुम्हें सौंपता हूँ, किनकी काव्य रचनाएं हैं तो त्रिलोचन की काव्य रचनाएं हैं। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या रहा, या फिर कहें तो पूरा नाम इनका क्या रहा तो वासुदेव सिंह इनका वास्तविक नाम रहा। प्रणभंग, हुंकार, रश्मिरथी, ये दिनकर की रचनाएं हैं। प्रणभंग, हुंकार, रश्मिरथी, ये दिनकर की रचनाएं हैं। रसवंती, सामधेनी, द्वंद्व गीत, दिल्ली, नीम के पत्ते, ये रचना किनकी है तो ये भी रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है। रसवंती, सामधेनी, द्वंद्व गीत, दिल्ली, नीम के पत्ते, दिनकर की ही रचना है। अगला है कुमकुम, क्वासी, अपलक, रश्मि रेखा, काव्य रचनाएं किनकी है तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। ठीक है, रश्मि से एक और यहाँ पे रचना है किनकी तो दिनकर की रचना है, उसका नाम क्या है रश्मिरथी। ठीक है, दिनकर की जो रचना है उसका नाम क्या है रश्मिरथी। ये देखिए रश्मिरथी रचना किनकी है दिनकर की है। वहीं रश्मि रेखा नाम से एक रचना किनकी है तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। कुमकुम, क्वासी, अपलक, रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत, काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित है। आधुनिक युग की गीता है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कुरुक्षेत्र। आधुनिक युग की गीता किसे कहा गया है, जिस प्रकार आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है उसी प्रकार आधुनिक युग की गीता माना गया है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य कृति कुरुक्षेत्र को। ठीक है, आधुनिक युग की गीता माना गया है इसे। प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया तो अस्तित्ववाद ने। प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया अस्तित्ववाद ने। अगला है प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका क्या है तो प्रतीक। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है प्रतीक। प्रयोगवाद के प्रवर्तक और प्रयोगवाद के सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले कौन रहे तो अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी अज्ञेय माने जाते हैं। इसके अलावा प्रयोगवाद के सबसे ज़्यादा विरोध करने वालों में ही नाम अज्ञेय का आता है। तार सप्तक में इस प्रश्न को स्किप करते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को स्किप करते हैं। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा अज्ञेय ने। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा तो अज्ञेय ने। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संकलन के रचयिता कौन रहे रघुवीर सहाय। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संकलन के रचयिता रहे रघुवीर सहाय। आगे है बांस का पुल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, काव्य की रचयिता कौन रहे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बांस का पुल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, काव्य की रचयिता रहे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पागल कुत्तों का मसीहा नामक लघु उपन्यास किनका है तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। पागल कुत्तों का मसीहा नामक लघु उपन्यास किनका है तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। अगला है पागल कुत्तों का मसीहा नामक लघु उपन्यास के रचयिता कौन रहे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। काठ की घंटियाँ तथा खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह के रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। काठ की घंटियाँ तथा खूंटियों पर टंगे लोग नामक काव्य संग्रह के रचयिता कौन रहे तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुट्टी चातन नाम से निबंध किसने लिखा है अज्ञेय ने लिखा है। कुट्टी चातन नाम से निबंध किसने लिखा है तो अज्ञेय ने लिखा है। तीसरा अंधेरा कृति की रचयिता रहे कैलाश वाजपेयी। तीसरा अंधेरा कृति की रचयिता कैलाश वाजपेयी। नाटक जारी है काव्य कृति की रचयिता कौन रहे लीलाधर जगुड़ी। नाटक जारी है काव्य कृति की रचयिता लीलाधर जगुड़ी। आस्था और सौंदर्य निबंध के रचयिता रहते हैं रामविलास शर्मा। आस्था और सौंदर्य निबंध के रचयिता रामविलास शर्मा। प्रबंध प्रतिमा निबंध के रचयिता कौन रहे निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रबंध प्रतिमा नामक निबंध के रचयिता रहे। विधा देखना भी जरूरी है। काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध है किनका है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध है ये। काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध है। शब्दिता निबंध संग्रह